नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात, और एक मुलाकात में आज हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार गर्ग, पीडियाट्रिशियन। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज में। धन्यवाद कल्पना जी। और आज हम बच्चों की हेल्थ के बारे में सर से बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो जानने वाले हैं, और कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चन जो मेरे साथ आपके मन में भी कहीं ना कहीं आते होंगे। सर, तो ये कन्वर्सेशन हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं जानना चाहूंगी, हम लोग कहीं ना कहीं स्क्रैच से शुरू करते हैं। शून्य कभी ना कभी हम सबके जीवन में होता है, तो ऐसे में जानना चाहूंगी आपके सफर की शुरुआत कैसे हुई? मेरा मेडिकल लाइन में जाना थोड़ा सा लंबी दास्तान है उसकी, तो उसमें नहीं जाते हम जी। तो कैसे गया मेडिकल में, इंजीनियर में ज्यादा इंटरेस्ट था मेरा शुरू से जी। लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसी थी कि मैं फिर डाइवर्ट हो गया मेडिकल की तरफ। लेकिन हाँ, जब घुसा तो उसके बाद मैंने फिर अपना एमबीबीएस किया इंदौर से। फिर मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया चाइल्ड में रीवा मेडिकल कॉलेज से। फिर मैंने डीएनबी बत्रा हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से किया अपना ट्रेनिंग, वहाँ पे कंप्लीट की मैंने। और आई वाज वर्किंग देयर फॉर 3-4 हॉस्पिटल्स। एक बार में मैं 2-3 हॉस्पिटल काम कर रहा था वहाँ पे, जब मैं दिल्ली में था। इतना ज्यादा काम करने का जुनून था। और वहाँ पे काफी बड़े बड़े लोगों के साथ, जो जिनका नाम है हमारे पीडियाट्रिशियंस में, उनके साथ मैंने वहाँ काम किया, काफी सारी चीजें सीखी। और उसके बाद फिर कुछ फैमिली सर्कमस्टेंसेस हुए जिसके कारण से मुझे और मेरी वाइफ को यहाँ आना पड़ा। तो उन्होंने एज अ प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया यहाँ गायनी डिपार्टमेंट में, और मैंने यहाँ बिरला हॉस्पिटल ज्वाइन किया था। जी। बिरला हॉस्पिटल में हमने 4 साल काम किया और काफ़ी सारे चेंजेस भी लाए। वहाँ की जो अभी रिसेंट नर्सरी बनी हुई है वो मैंने खुद ने अपने हाथ से बनवाई, सारा खड़े होके वहाँ पे। पहले नर्सरी बहुत छोटी थी वहाँ पे, तो वी यूज्ड टू लूज बेबीज, जो प्रीटर्म बेबीज वगैरह हुआ करते थे। और नर्सरी बनी तो उसके बाद भगवान का आशीर्वाद रहा कि उस टाइम पे नर्सरी बनी कि जब हमारे पास 2 ट्विन आए थे। एक ट्विन मतलब पेयर था, 2 बच्चियां थी, एक 650 ग्राम की, एक 750 ग्राम की जी। और वो नर्सरी उस वक्त बनी थी और वहाँ पे फैसिलिटीज हमारे पास अच्छी थी, तो वी कुड सेव दोज बेबीज। दिसंबर में 6 दिसंबर को उनको बर्थ हुआ था। आज भी उनके बच्चों के फोटो मेरे पास उसकी माँ भेजती है, आपके बच्चे इतने बड़े हो गए, और दैट वाज वेरी प्राउड मोमेंट। तो ऐसे करके हमने बिरला में अपना सफर निकाला। फिर एक इशू हुआ करता था जो सभी छोटी सिटीज में होता है कि आपके पास सेकंड लेवल नहीं होता है। नर्सेज होती हैं, नर्सेज के बाद सीधे कंसल्टेंट्स होते हैं, बीच में एक जूनियर डॉक्टर्स का कंसेप्ट होता है, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, छोटे सिटीज में नहीं होता। जैसे दिल्ली में था मैं, तो आई वाज वर्किंग एज अ जूनियर डॉक्टर ओवर देयर जब मैं नया था वहाँ पे। तो वहाँ पे इससे ये फायदा रहता है कि जब भी रात का समय है, जब सीनियर कंसल्टेंट वहाँ नहीं है, तो कोई ना कोई सेम स्पेशलिटी का पीडियाट्रिक्स का बंदा वहाँ पे देख रहा होता है। तो ये चीज यहाँ पे बड़ी कमी थी, और बिरला में भी हमें ये चीज फेस करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ के जो पीजीज होते थे, जो कंप्लीट करने के बाद बाहर चले जाते थे, कोई भी यहाँ पे नहीं काम करना चाहता था। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा हॉस्पिटल बनाया जाए जहाँ पे 4-5 पीडियाट्रिशियंस हों, मिलके साथ काम करें और खुद लोग ड्यूटी करें। तो हमने 2014 में दिसंबर में हमारा प्रयास चिल्ड्रन हॉस्पिटल चालू किया, जो अपने आप में पहला कंसेप्ट था पूरे ग्वालियर के लिए। यहाँ पे हमने टीम वर्क के साथ काम किया। हम 5 पीडियाट्रिशियंस ने मिलकर वो हॉस्पिटल बनाया, जिसमें हम खुद ड्यूटी करते हैं, नाइट ड्यूटी भी हम खुद ही करते हैं, दिन की ड्यूटी भी खुद करते हैं, और 24/7 कोई ना कोई एक पीडियाट्रिशियन वहाँ होता है। सो दैट जो कभी कभी 1-1 मिनट भी बहुत भारी होता है ना बच्चों की जीवन के लिए, हम उस मिनट को खो ना दें। और ये पर्पस था हमारा, और शायद इन 10 सालों में हम सफल भी हुए। हमने बहुत सारे, ईश्वर के आशीर्वाद से बहुत सारी जिंदगियां बचाई भी, समय की मतलब समय को कैप्चर करते हुए, कि टाइम हमने वेस्ट नहीं होने दिया। और दूसरा पर्पस ये था कि हम लोगों की लाइफ भी, एक डॉक्टर की लाइफ बड़ी डिफिकल्ट होती है। यदि कोई एक बच्चा भी उसके अंडर में एडमिट है कहीं पे भी, तो 24/7 वो वर्क कर रहा होता है, चाहे वो हॉस्पिटल में नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास वो फोन आएंगे, वो पर चिंतित रहेगा, उसकी रिपोर्ट्स क्या हुई, उसकी वाइटल्स कैसे चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें एक डॉक्टर्स के साथ बनी रहती हैं। और यदि मान लो एक डॉक्टर के 2 या 3 बच्चे भी भर्ती हो गए अलग अलग अस्पतालों में, तो सोचो वो कैसे सो पाएगा। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर था। इस फैक्टर को भी हमने वहाँ पे कुछ हद तक कम कर पाए, क्योंकि जब हमारे साथ सेम फ्रेटर्निटी के 4 लोग हमारे हॉस्पिटल में ड्यूटी का काम कर रहे हैं, तो जब मैं घर पे हूँ तो मेरा कोई कलीग वहाँ पे मेरे साथ काम कर रहा है, जब मेरे यदि कोई बच्चा है जो मेरे अंडर में एडमिट है, तो वो उसको देख रहा था। तो जब मेरी नाइट ड्यूटी होती है, तो वो लोग भी चैन से सो पाते हैं। तो जो ग्वालियर में एक परेशानी थी कि हमारे पास मिडिल लेवल के डॉक्टर्स नहीं थे,
उसको हमने इस तरह से चेंज किया और नया कंसेप्ट ग्वालियर वालों को दिया कि यदि हमारे पास जूनियर डॉक्टर्स नहीं है तो हम लोग मिलके काम करें और मिलके काम करें, अपनी जिंदगी को अच्छा बनाएं और जो हमारी केयर है बच्चों के लिए उसको बहुत अच्छा इंप्रूव करें। और ये हमारे साथ हुआ भी, हमने देखा इन 10 सालों में बहुत बहुत बार ऐसा हुआ कि सिर्फ वहां पे हमारी प्रेजेंस थी, इस कारण से हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और एक पॉजिटिव सोच के साथ जब कुछ करने का जुनून आपके अंदर होता है ना, तो यकीनन आप बदलाव उस तरह से लाते हो जिस तरह से आपने सोचा था। क्योंकि कई बार जब आपका जुनून आपकी सोच से ज्यादा हावी हो जाता है तो बदलाव उसी तरह आता है जिस तरह आप चाहते थे। तो याद रखिए, सर ने तो बहुत सारी बातें बताई हैं और मुझे लगता है बहुत सारे लोग इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि कहीं ना कहीं जब सर ने स्टार्ट किया जूनियर डॉक्टर से, दिल्ली में उन्होंने किया, फिर ग्वालियर आकर फिर वही सारी चीजें जीरो से स्टार्ट करके एक लंबा सफर तय करना वाकई में अपने आप में एक चैलेंजिंग जॉब है। तो सर ये तो हमने आपकी जर्नी जानी। बात करूं बच्चों की, अभी मौसम है, बदलता मौसम है, ऐसे में सबसे कॉमन क्या आपके पास बच्चों की जो है पेरेंट्स की शिकायत आती है कि ये बीमारी है, मतलब सबसे कॉमन बीमारी क्या है बच्चों में? देखिए मैडम, क्या होता है जैसे मौसम बदल रहा है अब तो गर्मियों से हम ठंडों की तरफ जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं जी। तो इस वक्त सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को, सर्दी जुकाम खांसी रेस्पिरेटरी। बच्चों में वैसे भी आप देखें तो दो चीजें बड़ी कॉमन होती हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है उनका, सर्दी खांसी जुकाम, इसके साथ बुखार आना और निमोनिया होना, ये सब परेशानियां कॉमन होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम। दूसरा होता है उनका गट का इन्वॉल्वमेंट, मतलब जीआईटी से रिलेटेड लूज मोशन होना, वॉमिटिंग होना, पेट दर्द होना, ये बहुत कॉमन चीजें हैं। ये दो सिस्टम बहुत कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं और सीजन के साथ भी आप देखें तो ये चीजें बदलती हैं। जैसे अभी सर्दियां आ रही हैं तो उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला पार्ट ज्यादा प्रभावित होगा इस वक्त, उनको सर्दी जुकाम होना, खांसी होना, ये चीजें ज्यादा बढ़ जाएंगी क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन होता है। दिन में गर्मी है, बच्चों ने हल्के कपड़े पहने हुए हैं, शाम को ठंडी हवा चलने लगी, बच्चे उन्हीं हल्के कपड़ों में घूम रहे हैं तो उनको सर्दी जुकाम हो जाता है। और क्योंकि टेम्परेचर बदल गया है लेकिन बच्चों ने अपनी क्लोथ्स चेंज नहीं की तो उसके कारण से उन्हें सर्दी जुकाम हो जाता है। फिर दूसरी बात, आजकल आप देखें तो एनवायरनमेंट में भी पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया। आजकल बहुत सारे बच्चे हैं जो बार बार रिकरेंट कफ कोल्ड की कंप्लेंट से हमारे पास आते हैं, जिनको बार बार खांसी होती है, मौसम बदलता है, थोड़ा सा कहीं पॉल्यूशन हो गया, ट्रैवलिंग हो गई तो उनको जल्दी खांसी चलने लगती है। इसको हम बोलते हैं एलर्जिक ब्रोंकाइटिस या एलर्जिक अस्थमा जैसी पिक्चर है, या हाइपर रिएक्टिव एयरवेडिस, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है इसकी। तो ये केसेस बहुत सारे बढ़ गए हैं आजकल। और इन ऐसे बच्चों को जब ये मौसम बदलता है, जब ये हम गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहे हैं, जब गुलाबी ठंडा भी होने लगी धीरे धीरे, अब रात में ठंड हो जाएगी, दिन में गर्मी रहेगी, फिर धीरे धीरे मौसम एक जैसा हो जाएगा, तब तक इन बच्चों को ज्यादा परेशानी आएगी। क्यों? क्योंकि इनके लिए टेम्परेचर वेरिएशन बहुत इजीली नहीं होता, तो इसमें ये जल्दी सर्दी जुकाम पकड़ते हैं और चूंकि ये एलर्जिक होते हैं तो इनमें एक बार सिम्टम आते हैं तो बहुत लंबे खिंचते हैं। तो मेरा ये कहना है कि इस टाइम पे यदि शाम के समय से ठंडक होने लगती है तो हम बच्चों को, एक तो डेंगू का सीजन भी अभी चल ही रहा है अपने कह सकते हैं, तो मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को कि फुल आस्तीन के कपड़े पहनाएं बच्चों को। दिन भर बच्चे स्कूल रहते हैं, शाम को खेलने जाते हैं और डेंगू का मच्छर भी शाम के समय एक्सपोज होते ही है, रात में नहीं करता, डे बाइटर्स होते हैं लेकिन फिर भी शाम के समय वो बच्चों को बाइट कर सकता है। तो फुल आस्तीन के कपड़े पहन के रहें, स्कूल जा रहे हैं तब भी, शाम को खेल रहे हैं तब भी, और जब शाम होती है तो एक लेयर बच्चों के ऊपर और पहना दें, हल्की अपन जैकेट पहना दें ताकि उनको ठंड से बचाव हो सके, ताकि उनको परेशानी ना हो। और जैसा कि सर ने बताया, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो आप जितनी सतर्कता रखेंगे अपने बच्चों के साथ, आपको परेशानी कम से कम होगी। सर बच्चों में एक जो होता है कि न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, टीकाकरण की प्रोसेस तब से स्टार्ट होती है, तो ऐसे में टीकाकरण का इम्पोर्टेंस क्या है? और मैं इसमें एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगी, अगर इन केस कोई टीका छूट जाता है तो ऐसे में किसी पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? आपने बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं आपको बताता हूँ मैं अपने ओपीडी में क्या करता हूँ। टीकाकरण की इम्पोर्टेंस आप देखिए, समझिए कि टीकाकरण जो है ना बहुत 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 इम्पोर्टेंट चीज है जी। मैं लोगों को डिफरेंट तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि साइंटिफिक वे में यदि हम किसी पर्सन को समझाते हैं तो हो सकता है वो चीज को समझ ना पाए। हम उनको ये समझाते हैं कि आप आजकल गाड़ी खरीदते हो, पहले आप सीट बेल्ट वाली गाड़ी खरीदते थे क्या? 1 या 2 सीट बेल्ट होते थे, अब 6 सीट बेल्ट चाहिए हमको, 5 सीट बेल्ट चाहिए। पहले आप एयरबैग्स वाली गाड़ी खरीदते थे जो कि आपको सेफ्टी के लिए एयरबैग्स हो, पहले 2 एयरबैग, अब तो 4 एयरबैग्स चाहिए हमारे को। तो हम सेफ्टी बढ़ा रहे हैं ना अपनी, उसके लिए हम खर्चा बहुत करते हैं। तो व्हाई नॉट फॉर द चाइल्ड हेल्थ? वैक्सीनेशन में यदि खर्चा होता है तो क्यों नहीं करना चाहते जी? करना चाहिए। वैक्सीनेशन का क्या इफेक्ट है ये हम पूरी दुनिया ने देखा है, हमने पोलियो पूरी दुनिया से निकाल दिया, कुछ कंट्रीज बची हैं सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन की बदौलत। नहीं तो कितने ही बच्चे हुआ करते थे जो पूरा जीवन अपना विकलांगता में निकाल देते थे। सिर्फ ये पोलियो का वैक्सीन था जिसने लाखों जानें बचा ली और
उनको पूरा जीवन जीने का मौका दिया। हमने कोविड के टाइम पे भी वैक्सीन के इफेक्ट देखे, हमें कोवैक्सीन लगी जिनको उनको उतनी सीवियरिटी नहीं हुई। बहुत सारी बीमारियां जैसे टिटनस, काली खांसी, गलघोंटू मतलब डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस, ये बीमारियां पुराने पीडियाट्रिशियन ने बहुत ज्यादा देखी थी, और आज की जो यंग जनरेशन आ रही है उनको शायद ये बीमारी देखने को भी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? बिकॉज ऑफ ये हमारा वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन एक बहुत ही कारगर और बहुत ही मतलब इजीली अवेलेबल तरीका है जिससे हम अपने बच्चों को बीमारियों से बचा सकते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि बहुत सारे मिथ्स अभी भी लोगों के बीच में होते हैं कि वैक्सीनेशन नहीं कराएं, या वो सोचते हैं कि चार्जेस लगेंगे, और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिसके कारण से वो वैक्सीनेशन नहीं कराते। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे पास है, रास्ता है कि जहां हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं, और उस रास्ते को हम अख्तियार नहीं करते हैं, ये तो दिक्कत वाली बात है। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा कि यदि कोई बच्चे का वैक्सीनेशन छूट जाता है, तो मैंने एक एग्जांपल आपको दिया कि हम जैसे जैसे फैसिलिटी बढ़ा रहे हैं, सेफ्टी इश्यूज बढ़ा रहे हैं, ऐसे मैं बोलता हूँ कि यदि आपके घर में जैसे वैक्सीनेशन एक तालों की तरह है ना, लॉक लगाते हैं, कोई शास्त्रों में तो नहीं लिखा कि ना घर में लॉक लगाना चाहिए, ऐसी वैक्सीन को भी शास्त्रों में नहीं लिखा, हमने अपने एक्सपीरियंस से, साइंस ने बताया है कि नहीं वैक्सीन से फायदा मिलता है। जैसे हमारे एक्सपीरियंस से हमें समझ में आया कि घर में ताले लगाओगे तो सुरक्षित रहोगे, चीजें सुरक्षित रहेंगी। ऐसी है यदि आप घर में ताला लगाना भूल गए हो कभी, तो आपको जैसे ही मालूम पड़ेगा आप क्या करोगे? सबसे पहले ताला लगाने वापस आएंगे। बस, तो जैसे ही आपका वैक्सीन यदि छूट गया है कोई, और जैसे ही आपको समझ में आ जाए कि हाँ कोई वैक्सीन हमारा छूट गया है, तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और वो वैक्सीन टाइम से लगवा दें। क्योंकि जब तक वो वैक्सीन नहीं लगा तब तक बच्चा हमारा एक्सपोज्ड है, प्रोन है उस बीमारी को होने के लिए। या तो वो बीमारी होके उसको इम्यूनिटी दे दे, यदि बीमारी नहीं हुई है तो वैक्सीन से हमें इम्यूनिटी मिलती है। तो यदि आपने बहुत समय तक, यदि 1 साल का गैप हो गया है, तो बच्चा उस दौरान एक्सपोज्ड है ना, प्रोन है, उसको वो बीमारी हो सकती है। तो नहीं हुई, बहुत अच्छी बात है। हो गई तो हो सकता है उस वैक्सीन की जरूरत खत्म हो जाए, लेकिन हमने क्यों ही करना है, क्यों ही अपने बच्चे को एक्सपोज रखना है? तो जैसे ही आपको मालूम पड़े आप वैक्सीन लगाएं। गवर्नमेंट ने भी इस दिशा में बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। आज से कुछ सालों पहले तक वैक्सीन की मात्रा बहुत कम वैक्सीन लगाए जाते थे, कम डिसीज कवर होती थी, लेकिन गवर्नमेंट को जैसे जैसे फंडिंग मिलती है, जैसे जैसे उनका बजट एलोकेशंस की प्रॉब्लम सॉल्व होती जाती है, और जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो लोग अपनी वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उन्होंने बहुत सारे वैक्सीन अभी गवर्नमेंट में देना भी चालू कर दिए हैं। रोटा वायरस का वैक्सीन आता है, पोलियो के इंजेक्शन वो लगा रहे हैं आजकल, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा और निमोनिया के वैक्सीन, बहुत महंगे वैक्सीन हैं जो वो गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट लगा रही है। रोटा वायरस का वैक्सीन, ये सब वैक्सीन बहुत पहले नहीं थे, आज से 5-7 साल पहले देखें तो हम शायद डीपीटी या पेंटा वैक्सीन लगता था। रोटा वायरस, निमोनिया, आईपीवी, ये सब नहीं थे। अब लेकिन 5-6 साल में गवर्नमेंट ने बहुत इंप्रूवमेंट किए हैं, बहुत सारे वैक्सीन आ रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के आते हैं, प्रॉपर कोल्ड चेन मेंटेन रहती है, गवर्नमेंट में इजीली अवेलेबल है। तो वैक्सीन जरूर लगवाएं, ये मेरा सब लोगों को एक रिक्वेस्ट है, संदेश है, जो भी कह लें। तो सरकार और पूरा कर रही है। जो वैक्सीन, कुछ वैक्सीन ऐसे होते हैं जो अभी सरकारी क्लिनिक्स में अवेलेबल नहीं है, तो जो अवेलेबल है वो वहां लगवा लें, जो नहीं अवेलेबल वो प्राइवेट प्रैक्टिस में आपके जो डॉक्टर हैं उनसे डिस्कस कर लें। 2-4 वैक्सीन बचते हैं, उनको भी लगवा लें। तो जितने अपन वैक्सीन लगा लेंगे, बच्चों को जितना प्रोटेक्शन हम दे सकते हैं उतना हमारे लिए अच्छा है, हमारे बच्चों के लिए अच्छा है। जी। और इवन अगर आप वैक्सीन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जैसा कि सर ने बताया गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी सारी चीजें मिल जाएंगी जो आप चाहते हैं, आपके बच्चों के लिए जरूरी है। और जो अवेलेबल नहीं है वो आप अपनी किसी डॉक्टर के पास जाकर भी लगवा सकते हैं। तो कहने की बात सिर्फ इतनी है कि अपने बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतिए, क्योंकि अगर आपने आज लापरवाही बदली तो क्या पता इन फ्यूचर कितने समय बाद उसको सेम चीज से प्रॉब्लम हो या फिर होगी। तो आप कह नहीं सकते, डॉक्टर कह नहीं सकते, लेकिन जो एक चीज है वो जो आपको श्योरिटी देती है वो है वैक्सीनेशन। तो जरूर लगवाएं वैक्सीनेशन, आपके बच्चों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। सर ये तो बच्चों की बात की, जब छोटे छोटे बच्चे आते हैं सर आपके क्लिनिक में, मुझे लगता है आजकल तो हम कहीं भी जाएं छोटे छोटे बच्चे फोन को लेकर बैठे रहते हैं। ऐसे में हर पेरेंट्स का यही सवाल होता है कि इनके स्क्रीन टाइम को कैसे कम किया जाए। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी सर। मैडम, बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ये बात से तो कोई भी नकार नहीं सकता जी। और कैसे कम किया जाए इसके बड़े डिफरेंट व्यूज हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। लेकिन हाँ, ये चीज मैं जरूर बताऊं कि लोगों को शायद अवेयरनेस भी नहीं है, इस कारण से भी स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है। देखो, बच्चे हैं, बच्चों को तो एडवेंचर अच्छा लगता है, नई चीजें अच्छी लगती हैं, वो तो एक्सप्लोर कर रहे हैं चीजों को। मोबाइल में बहुत सारे गेम्स होते हैं, रील्स आती हैं, उनको हर बार नई चीज देखने को मिलती है, तो वो उनका उस पर झुकाव होना, वो स्क्रीन पकड़ना लाजमी है जी। उस चीज को हमें समझना चाहिए कि ये उनको
एंटरटेनमेंट दे रहा है ना, और हर कोई चाहता है जीवन में कि हम एंजॉय करें, चीजों को देखें, हम हंसें, चीजों को महसूस करें, तो बच्चे भी वही चीज करते हैं, लेकिन वो बहुत नुकसानदायक हो रहा है हमारे साथ। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और हमारी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने भी जो मतलब एक गाइडलाइन निकाली है कि बच्चों को आधा घंटे से ज्यादा की स्क्रीन नहीं दिखानी चाहिए, कम से कम 2 साल तक के 3 साल तक के बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि ये स्क्रीन उनकी जो डेवलपिंग रेटिना है, जो आई डेवलप हो रही है उनकी डेवलपिंग, उस पर बहुत बुरा असर डालती है। टोटल हाफ एन आवर देना है, जिसमें मोबाइल, टीवी सब इंक्लूडेड है, आपका लैपटॉप सब जी। ये रिकमेंडेशंस हैं बच्चों की, और उससे बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे मैंने बताया कि डेवलपिंग रेटिना होता है तो उसमें उसको प्रॉब्लम आती है, उनके डेवलपमेंट में जब बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है तो वेसल्स जो डेवलप होती हैं ब्रेन के अंदर वो बहुत एबनॉर्मल हो जाती हैं, तो दैट में बी अ प्रॉब्लम। फिर ड्राइनेस हो जाती है, रेडनेस होती है, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों को रेडनेस है, इचिंग है, आंखों से पानी आ रहा है, ये सब चीज़ें बच्चे कॉन्टिन्यूसली उसको ऐसे आंख खोल के देखते रहते हैं, उनकी पलक नहीं झपकती है। तो अब हमारी पलक झपकने का क्या काम होता है, हमारी पलक झपकती है तो हमारे यहाँ का हाइड्रेशन मेंटेन रहता है। जब बहुत देर तक हम ऐसे देखते रहते हैं तो पलक, जो हमारा हाइड्रेशन है वो खत्म हो रहा है, हमारी आंखें ड्राई पड़ रही हैं, इससे हमारे नुकसान पहुंचेगा, इससे हमारी आंखों को। फिर दूसरी चीज, सिर्फ आंखों को नुकसान नहीं पहुंचता, अब आपने देखा होगा ये एडिक्शन सी ऐसी स्थिति बनती जा रही है, उनको मोबाइल ना दो वो इरिटेट हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, हो सकता है कुछ चीज तोड़ के फेंक दें, आपसे लड़ने लग जाए, तो ये चीज भी तो अच्छी नहीं है ना। तो ये इसको अब हम ये एक्सपेक्ट ना करें कि हम उसे चुना रहे हैं तो वो ऐसा रिएक्ट नहीं करेगा। रिएक्शन को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वो रिएक्शन ना आए उसके लिए हम वो एडिक्शन ही ना होने दें। तीसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूँ सब लोगों को कि वो इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं देख रहे। चलो तो शॉर्ट टर्म है कि आंखों में परेशानी आ गई उसको और बच्चा इरिटेट हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखिए, आपकी बच्चे हमारे जो हो रहे हैं ना वो इंटरेक्टिवली नहीं हो रहे हैं। आपने शायद देखा होगा या सुना होगा या आपको मालूम पड़ रहा होगा, आजकल एक ऑटिज्म करके एक बीमारी बहुत ज्यादा सुनने में आ रही है लोगों को। कोविड के बाद ये बीमारी के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। उसका कारण मेन यही रहा कि बच्चे जब उस वक्त आइसोलेटेड अपने अपने घरों में बंद थे, उस वक्त जो पैदा हुए बच्चे जिनको दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने का मौका नहीं मिला, उन्होंने मैक्सिमम टाइम स्क्रीन पे अपना एंटरटेन किया है अपने आप को। तो ऐसा नहीं है कि स्क्रीन देखने से उनको बीमारी हो गई, लेकिन स्क्रीन ज्यादा देखने से वो बीमारी, जो बच्चे प्रीडिस्पोज थे वो बीमारी उभर के उनके सामने आ गई। वो शायद बीमारी जिनमें 10 या 5% चांसेस थे कि होगी उनको आगे बढ़ के वो कन्वर्ट हो गई बीमारी में। जब ये बच्चा नॉर्मली खेलता है, दूसरे बच्चों के साथ खेलता है, इंटरेक्ट करता है, तो वो बीमारी दब जाती है। ऑटिज्म जो है ना, एक सोशल कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, उसमें बच्चे सोशली कम्युनिकेट नहीं कर पाते। ऐसा नहीं कि उनका दिमाग कम है या कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक इशू है जिसके कारण से वो सोशली कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो ये बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ के आई, और स्क्रीन टाइम से उसका रिलेशन ऐसे है कि वो करती नहीं है बीमारी, लेकिन उसको प्रीडिस्पोज कर देती है जी। दूसरी बात हम देखें कि बच्चों में लर्निंग कैपेसिटीज कम होती जा रही है, बच्चे स्ट्रेस नहीं झेल पा रहे। क्यों? क्योंकि वो प्लेग्राउंड नहीं जा रहे हैं। जब बच्चा एक खेलने जाता है ना, तो उसमें सिर्फ वो खेल के एंजॉय करके नहीं आता है, वो अपने अंदर 1000 क्वालिटीज को डेवलप करके लाता है। एक लीडरशिप की, एक स्पोर्टमैन की, एक टीम स्पिरिट की, एक है ना एंड्योरेंस होता है उसमें, एक हारने को भी झेलना आना चाहिए, हार को भी झेलना आना चाहिए आपको। आजकल के बच्चे उस हार को झेल नहीं पाते, तो कई बार बहुत गलत कदम उठा लेते हैं कई बार। और आजकल हमने बहुत सुना कि बहुत ही अर्ली एज में बच्चों में सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ गई हैं। ये भी एक कारण है उसका, है ना, वो हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, उन्होंने सीखा ही नहीं कभी हारना। शुरू से न्यूक्लियर फैमिली है, घर में रहे हैं, पैम्पर्ड किड्स हैं, हर चीज उनको हाथ में तुरंत मिली है, उनको नहीं मालूम कि हार होती क्या है। तो जब वो स्पोर्ट्स में ये सब फायदे होते हैं कि वो अपनी पर्सनालिटी डेवलप करते हैं, एक फेलोशिप होती है, दोस्त बनाते हैं, दोस्तों के साथ बातें करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। और जब जैसे कोई गेम हारते हैं तो उनको मालूम है कि ये लाइफ है, हार जीत चलती रहती है, तो वो उसको सीख जाते हैं, उस हार को पचाना सीख जाते हैं। ये चीज जब हम स्क्रीन टाइम दे रहे हैं बच्चों को, जब से स्क्रीन देख रहे हैं, तो वो चीज नहीं आ पा रही बच्चों में। तो मेरा तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों में स्क्रीन टाइम जितना कोशिश हो कम कर सकें। उसके लिए ये नहीं कहें कि नहीं तुम स्क्रीन मत देखो, आप उसको ऑप्शन दो। वो स्क्रीन नहीं देखे तो क्या करें? आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, बच्चे के मम्मी और पापा मोस्टली वर्किंग हैं, दोनों अपने अपने ऑफिस चले गए, घर पे भी लौट के आते हैं तो घर कुछ ना कुछ काम उनके होते ही हैं जो थोड़े बहुत रह जाते हैं। तो वो बच्चे क्या करें? वो तो स्कूल से आने के बाद घर में बैठे हैं, दादा दादी नाना नानी साथ में नहीं है, कोई खेलने वाला नहीं है। न्यूक्लियर फैमिली में आजकल एक सिंगल किड का और चलन हो गया है, एक ही बच्चा है,
वो किसी के साथ बात भी नहीं कर रहा, तो क्या करे वो घर आके? टीवी देखेगा। एट द एंड वहीं पर हाँ, तो हमारे को यदि स्क्रीन टाइम कम करना है, इसको हम समझ रहे हैं, तो सिर्फ उनके ऊपर नहीं जो लेकिन तुम टीवी नहीं देखोगे, अरे तो क्या करेगा? आपको उसे ऑप्शन दे दें, आप उसे कोई ना कोई एक्टिविटीज में आप उनको एंटरटेन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कराइए, आप ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कीजिए कि बच्चे को वो जरूरत ही ना पड़े, तो ये हमारे बच्चों के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। और अगर इस जनरेशन में अगर आप चाहें ना, तो सबसे ज्यादा डिप्रेशन के केस अभी आपको सुनाई देने को आ रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी मुझे लगता है कारण यही है कि बच्चे खेलने नहीं जा रहे, कहीं अपने आप को सोशली एक्टिव नहीं कर रहे, क्योंकि जब आप लोगों से बात करते हैं, मिलते हैं, तो हारना जीतना सारी चीजें देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, क्योंकि अगर भले ही आपके साथ नहीं हो, लेकिन आप किसी और के एक्सपीरियंस से जरूर फील कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स पर एक बड़ा सवाल भी है और बड़ी जिम्मेदारी भी है। क्या आपको आपके बच्चे को कैसे ग्रो करना है, कैसे आपके बच्चे को आगे बढ़ाना है, उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी पेरेंट्स की है। और ये आपको समझना होगा कि बढ़ती हुई स्क्रीन के जिम्मेदार आप भी हैं। सर ये तो हमने बात की स्क्रीन टाइम की। बात करूं पेरेंट्स के, जब क्योंकि बच्चा कोई ग्रोइंग स्टेज में होता है, तो पेरेंट्स का सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है वो ये कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्या किया जाए। तो मैं जानना चाहूंगी बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए पेरेंट्स को। कल्पना जी, बहुत अच्छी बात है, डेवलपमेंट से रिलेटेड आपने बात की, और आजकल मेरा पैशन भी है डेवलपमेंट, मैं डेवलपमेंट में ही काम कर रहा हूँ, चीजें नई चीजें सीख भी रहा हूँ। इससे पहले मैं क्रिटिकल केयर में ज्यादा इंटरेस्ट था, मैं नेशनल इंस्ट्रक्टर हूँ एडवांस लाइफ सपोर्ट का बच्चों में, और न्यूबॉर्न रिससिटेशन प्रोग्राम में भी मैं एज अ नेशनल इंस्ट्रक्टर हूँ। लेकिन अब धीरे धीरे मेरा फोकस, जब जैसे मैंने आपको बताया जब कोविड के बाद ऑटिज्म के केसेस बहुत बढ़ गए, हमारी ओपीडी में भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, तो जब हम इनको देख रहे हैं तो अब ये समझ में आ रहा है कि नहीं, इन बच्चों को हेल्प की बहुत जरूरत है, इनके पेरेंट्स को अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मैं भी अब डेवलपमेंट में डेवलपमेंटल डिलेज और डेवलपमेंटल जो डेविएशंस होते हैं उनकी कुछ कोर्सेज भी अटेंड कर रहा हूँ, सर्टिफिकेट भी कर रहा हूँ। और हम जो बात कर रहे थे कि चेंजेस जो है डेवलपमेंट में आते हैं तो हमें कैसे उनको करना है, तो आपको ये देखना है कि हर एज का एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, बच्चों का गुण होता है। कुछ बच्चे, कल जैसे मेरी ओपीडी में बच्चा आया था, वो जब छोटा था तो सबकी गोदी में, मेरी गोदी में भी आ जाता था, मैं खूब खिलाता था उसको, वैक्सीन लगाता था। अब वो लगभग 1.5 साल का हो गया बच्चा, तो कल वो बड़ा शाई हो रहा था, गोदी में नहीं आ रहा था, डर रहा था, तो उसके फादर कंप्लेंट कर रहे थे कि नहीं अभी बेकार हो गया बच्चा, गंदा बच्चा हो गया। लेकिन ये गंदा नहीं हो गया, ये उसकी एज का फैक्टर है। जब बच्चा बड़ा होता है तभी तो उसको एक स्ट्रेंजर एंजाइटी होती है, शुरू में तो वो समझते नहीं है ना कि मैं स्ट्रेंजर हूँ, जब बड़ा हो जाएगा तभी तो उसको समझ में आएगा कि हाँ ये स्ट्रेंजर है, ये मेरे मम्मी पापा हैं, तो ये नॉर्मल फिनोमिना है, ये अच्छा है। तो हमारे को ये सारे फैक्टर चेंजेस जो है आने चाहिए समझ में, और चूंकि जनरल पब्लिक में शायद नई चीजें समझ में आती हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, घर में कोई और बच्चा है तो उसका जो डेवलपमेंट हुआ है उससे हमें कंपेयर करना है। यदि वो नॉर्मल बच्चा पूरी तरह से डेवलप हुआ है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसका जो डेवलपमेंट है उससे हम कंपेयर कर सकते हैं। 1 साल में चलता है बच्चा, 2-3 साल में सीढ़ी उतरता है, चढ़ता है बच्चा, बात करना सीखता है। 1 साल में बच्चा 1 शब्द मामा, दादा, पापा ऐसे बोलता है, 2 साल में 2 शब्द बोलता है, 3 साल में 3 शब्दों का सेंटेंस बनाता है। ये सब चीजों को हम कंपेयर कर सकते हैं जो हमारे घर में दूसरे बच्चे हैं उनसे। और नहीं तो आप जब भी अपने वैक्सीनेशन के लिए अपने डॉक्टर के पास नॉर्मल विजिट पे जाते हैं तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे तो हर पीडियाट्रिशियन करता भी है, उसको असेस कर लेता है वो बच्चे को कि हाँ आपका बच्चा डेवलपमेंटली नॉर्मल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी आप उनसे बात कर सकते हैं। आपकी कोई यदि शंकाएं हैं, क्वेरीज हैं तो आप उनसे पूछें। आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि हम डेवलपमेंट को कैसे मॉनिटर करें, वो आपको बहुत सारे तरीके बता देंगे। और गूगल पे आजकल तो गूगल देवता सब जगह उपलब्ध है, तो गूगल पे आप माइलस्टोन्स के लिए देख सकते हैं। देखिए गूगल पे जानकारियां बहुत है, ज्ञान बहुत है, लेकिन उसमें से क्या सही है क्या गलत है ये चुनना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जिसके लिए आप अपने एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं, वो आपको बता देंगे कि इस साइट पे आपको ये सारे माइलस्टोन मिल जाएंगे। हो सकता है कि उनके पास रेडी रिकॉर्नर भी रखा हो, कोई उनके पास चार्ट्स हो, वो आपको दे सकते हैं। बहुत सारी स्केल्स हैं जो हमारे इंडियन बच्चों के लिए भी इंडियन लेवल पे बनी हुई है। बेसिकली इंडियन में जैसे नॉर्मली जो स्केल्स हैं वो बाहर के बच्चों के लिए बनी है, तो हमारे इंडिया के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी बहुत सारी स्केल्स हैं जो अवेलेबल हैं, वो आपको आपका पीडियाट्रिशियन बता देगा। आप उससे माइलस्टोन्स को मॉनिटर कर सकते हैं, और जहाँ पे भी आपको डेविएशन लगता है तो उसको जरूर अपने पीडियाट्रिशियन को बताएं। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी हम बात कर रहे थे कि ऑटिज्म के केसेस बहुत बढ़ गए हैं, तो ऐसे ही ये बच्चों में आपको यदि आपने अगली आइडेंटिफाई कर लिया एक, अब इस ऑटिज्म को हम कैसे समझें कि यदि कोई बच्चा है जो ऑटिज्म का पेशेंट होने वाला है तो उसको आप बहुत जल्दी पकड़ सकते हो। नॉर्मली आजकल ये केस 2 से 3 साल में पकड़ में आ रहे हैं,
लेकिन यदि हमने प्रॉपर ध्यान दिया इसको शुरुआत में, तो हम इनको 6 महीने से 1 साल के बीच में भी पकड़ सकते हैं। वो बच्चा आपकी आंखों में नहीं मिला रहा, ये बच्चा आई कांटेक्ट जो बोलते हैं ना, कि बच्चों को आंख में ऐसे आपकी आंखों में देखकर बच्चा हंसता है, मुस्कुराता है, ये 2 से 3 महीने के बच्चे में ये सोशल स्माइल आ जाती है जी। यदि वो बच्चा आपको देख नहीं रहा है, कांटेक्ट आपकी तरफ नहीं कर रहा है, आपको देख के रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, स्माइल नहीं कर रहा है, तो दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन मार्क, और एक प्रॉब्लम यहाँ पे आपको इंडिकेट हो रही है, तो आप इसको इग्नोर ना करें। तो यदि हम प्रॉपर ढंग से देखेंगे और इसी बच्चों को हमने अर्ली आइडेंटिफिकेट कर लिया कि हाँ इसको प्रॉब्लम हो सकती है। देखो कोई कह नहीं सकता कि 2-3 महीने या 6 महीने के बच्चे में ये प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ हमें मालूम पड़ जाता है कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है जी। तो उसको हम मॉनिटर सर्वेलेंस पे रखते हैं, उसको हमेशा ध्यान रखते हैं कि हमारे को इसको हर बार डेवलपमेंट के माइलस्टोन हमें स्पेशली अलग से चेक करने हैं। सभी लोग करते हैं, लेकिन इस बच्चे में हमें और स्पेसिफिकली ध्यान देना है। पेरेंट्स को भी हम थोड़ा समझाते हैं कि आप चीजों को ऐसे करें, जैसे हमने बताया कि ऐसे पेरेंट्स को हम और स्पेसिफिकली बताएंगे भाई इनको स्क्रीन बिल्कुल मत दो, आप इनसे ज्यादा इंटरेक्ट करो। एक बड़ा हमारी एक बड़ी अच्छी वर्कशॉप हुई थी ECD है ना, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट की, उसमें एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया था उन्होंने, रिस्पॉन्सिव केयर। केयर तो सब करते हैं बच्चों की, एक रिस्पॉन्सिव केयर क्या चीज है? रिस्पॉन्सिव केयर क्या है कि बच्चों को हमें रिस्पॉन्ड करना है उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, उनकी बात, जैसे कई बार हम घर में इग्नोर कर देते हैं, बच्चा कुछ बोल रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है, लेकिन हम उससे कुछ नहीं बात कर रहे, तो वो कैसे फिर बच्चा, उसके अंदर एक सेफ्टी और एक मतलब कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाएगा ना। और भागती दौड़ती जिंदगी में 2 पल सुकून के अगर आप अपने बच्चे के साथ स्पेंड करते हैं ना, तो बच्चे को तो अच्छा लगेगा ही, लेकिन जो सुकून आपको मिलेगा, स्पेशली माओ का तो टाइम बच्चों के इर्द गिर्द ही घूमता है, और वो टाइम जब आप अपने बच्चों के साथ स्पेंड करेंगे तो एक बड़ा चेंज आप बच्चों के साथ साथ खुद में भी फील करेंगे। तो सर ये तो मैंने बच्चों की बात की, एक और बात करूँ, डाइट सबसे एक मेन रोल प्ले करती है किसी भी एज में हम हो, ऐसे में बच्चों की डाइट क्या होनी चाहिए? मैं थोड़ा सा इसके लिए ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव हूँ, मतलब मुझे लगता है कि बच्चों को होममेड फूड खाना चाहिए, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत फास्ट फूड्स आ गए हैं, बहुत रेडीमेड फूड्स आ गए हैं, तो मतलब मैं तो अवॉइड करना की एडवाइस करता हूँ। होता नहीं है, मैं भी 2 टीन्स का फादर हूँ, जो टीन्स के साथ प्रॉब्लम सब जगह होती है, वो हमारे साथ भी है, तो मुश्किल है, लेकिन ठीक है हम कर सकते हैं। कुछ रूल्स हमारे को बना लेना चाहिए कि ठीक है हम भाई हफ्ते में 1 बार बाहर जाएंगे, आप वादा करें उसको पूरा भी करें, तो उनमें भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि ठीक है चलो 6 दिन हम नहीं खाएंगे, 7वें दिन हम बाहर खा सकते हैं। बच्चे हैं, मैंने आपको वैसे बताया ना, बच्चों को तो एक्सपेरिमेंटेशन बड़ा अच्छा लगता है, उनको नई नई चीजें अच्छी लगती हैं, तो उनकी गलती कहीं पे भी नहीं है इन चीजों के लिए। हम जैसे मेरे पास कोई लोग बोलते हैं साहब हमारा बच्चा मैगी खा लेता है, खाना नहीं खाता, मैंने कहा मैगी खुद लेने गया था क्या? वो उसको लाके किसने दी? उसको बताई किसने कि दुनिया में चिप्स भी होता है, कुरकुरे भी होते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं चिप्स कुरकुरे खा लेंगे, खाना नहीं खाते, तो वो लाके किसने दिया? तो रिस्पॉन्सिबल कौन है उसके लिए? टेस्ट उसको अच्छा लगा, अब उसमें गलती क्या है उसकी? बिल्कुल। तो अब इसको हम, हमारा बच्चा तो चिप्स ही खाता है, गलती सारी उसकी, गलती कैसे उसकी है सर? तो हम बात कर रहे थे कि डाइट की, तो कोशिश करना चाहिए कि हम होममेड फूड खिलाएं, सभी वैरायटी का फूड हमारे को बच्चों को होममेड फूड खिलाना चाहिए। 4 से 5 उसकी मील कम से कम, जैसे छोटा बच्चा है तो 6 से 8 मील, जैसे एज के हिसाब से पीडियाट्रिक्स में ये बड़ी परेशानी है कि हर एज के हिसाब से वो चीज बदल जाती है। छोटे बच्चे हैं, न्यूबॉर्न्स हैं, जैसे जो 2-3 महीने 6 महीने से हम ऊपर का खाना खिलाना चालू करते हैं बच्चे को, तो 6 महीने में हम शुरुआत में तो 1-2 फीड कराते हैं, लेकिन 9-10 महीने के बच्चे को हम 6 से 8 बार खिलाना चाहिए। फिर धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है तो 4 से 5 बार खाना, और एक स्कूल गोइंग बच्चे को हमारे 4 या 5 बार के मील तो लेना चाहिए, जिसमें नाश्ता इंक्लूड है, दोपहर का खाना, फिर इवनिंग स्नैक, फिर डिनर, और 1 या 2 बार मिल्क भी इंक्लूडेड है। खाने में क्या होना चाहिए तो हम सभी जानते हैं कि है ना, कंप्लीट बैलेंस डाइट होनी चाहिए। हम एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज करते हैं कि जो कलर्स होते हैं उनकी थाली कलरफुल होनी चाहिए। येलो दाल है, व्हाइट राइस है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, टमाटर है रेड कलर का, तो ये ऐसे मल्टी कलर्ड उनकी थाली होनी चाहिए, तो वो पूरी डाइट उनको पूरा कराएगी। हमारे खाने के 3 मेन होते हैं कैलोरी, हमारे को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और इनसे मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के साथ में विटामिन मिनरल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे 1 या 2 बार फ्रूट्स बच्चे जरूर खाएं दिन में, कभी भी शाम के समय या सुबह। नाश्ता अच्छा प्रॉपर करें, हर प्रोटीन जरूर लें, अच्छा प्रोटीन लें, उनको दाल दे सकते हैं हम उसके लिए, अंडा जो लोग खाते हैं वो लोग अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाकी दाल चावल रोटी ये सब चीजें खिलानी है उनको। 6 से 7 मील देने हैं हमारे को उनको बच्चों को। फास्ट फूड थोड़ा सा कम रखना है, लेट नाइट ईटिंग नहीं करना है, जल्दी सुबह उठाने की कोशिश करें।
हम भी कोशिश कर रहे हैं, अभी भी खैर हम सफल नहीं हो पा रहे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं सब लोग। तो बेसिकली हमारे को थकना नहीं है, हारना नहीं है, चीज़ों को बदलते रहना है। तो उनको जल्दी उठाए ताकि उनकी मील हो जाए। एक फैमिली में बच्चा आया था मेरे पास, वो सुबह 12 बजे उठता था, रात में 12 बजे सोता था, तो वो तो अपनी 12 घंटे की नींद पूरी कर रहा है जी। लेकिन बात क्या हो रही है कि 8 बजे के बाद उसको खाना खाने को नहीं मिल रहा है। दिन में 12 बजे जग रहा है, तो सुबह के उसका जो ब्रेकफास्ट और जो अर्ली मील है वो छूट गया, उसका स्किप हो गया। 12 बजे उठता है, 1-1:30 बजे कुछ खाता है, फिर वो 4-5 बजे खाता है और 8 बजे लास्ट, 3 ही मील मिल रहे हैं उसको। तो यदि टाइमली वो उठ जाएगा बच्चा, सुबह 7-8 बजे उठ जाएगा, तो उसके मील की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, तो उसका ग्रोथ अच्छा होगा। तो मील हमारे को 4 से 6 मील देने हैं, ध्यान रखें, लेट नाइट नहीं करना है, बच्चों को जल्दी उठाना है, सुबह उठ के उनको जो भी अर्ली ब्रेकफास्ट आप दे सकते हैं वो दें, दूध दें थोड़ा बहुत, और उसके बाद दिन भर डाइट कराएं। कुछ लोगों में ये चीज़ जरूर मैं बताना चाहता हूँ कि 6 महीने के बाद भी वो दूध 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 पिलाते रहते हैं, उनको दूध पे बड़ा भरोसा है कि दूध पिएगा बच्चा तो अच्छा हो जाएगा, वो खाना नहीं खिलाते हैं, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। 6 महीने के बाद बच्चों की बॉडी की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं, उन्हें माँ के दूध के साथ में ऊपर का आहार भी जरूरत है। तो जो भी एज स्पेसिफिक और एज अप्रोप्रिएट फूड होता है, जैसे शुरू में हम बोलते हैं कि उनको घुटा हुआ खाना खिलाएं आपने पूरा, तो घर के सीरियल्स को आप पहले मिक्सी में चला के पीस लें, फिर उनको भूंज के रख लें। हम घर का सेरेलैक बोलते हैं कि घर की आप ऐसे चीजें बना लें, उनको बढ़िया कढ़ाई में बना के घुटी हुई दाल, घुटे हुए चावल, घुटी हुई खिचड़ी, है ना, ये चीजें बना के उनको खिलाना चालू करें। और ज्यादा डिटेल्स के लिए आप अपने पीडियाट्रिशियन से डिस्कस कर सकते हैं। तो ये डाइट बच्चों को, हमारे को बैलेंस डाइट देनी चाहिए। और जितनी कलरफुल थाली उतने ज्यादा एनर्जेटिक और सेहतमंद आपके बच्चे। और जैसे कि सर ने कहा कि स्पेशल फूड अगर आप रखेंगे ना, मतलब जितना ज्यादा घर का फूड आप रखेंगे उतने ज्यादा हेल्दी आपके बच्चे रहेंगे। सर जाते जाते एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कई बार बच्चों को लर्निंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। कुछ एक एज के बच्चे होते हैं कि बहुत जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरे बच्चों को देखा जाए तो उन्हें सीखने में वक्त लगता है। अगर ऐसे में किसी बच्चे को सीखने में वक्त लग रहा है तो उसके पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? मैडम घूम फिर के हम फिर वहीं पे आ रहे हैं कि जैसे मैंने बताया कि आजकल ऑटिज्म, हाइपर एक्टिविटी, लर्निंग डिसऑर्डर, ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत आ गई हैं। शायद पहले आइडेंटिफाई नहीं होती होंगी, लेकिन अब ज़्यादा आइडेंटिफाई हो रही हैं। अब हमारे पास ज़्यादा अच्छे टूल्स हैं इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो एक चीज़ होती है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया। कुछ बच्चे जो है लिखी चीज़ों को पढ़ नहीं पाते, कुछ लिखने में प्रॉब्लम आती है उनको, तो जानते तो हैं लेकिन लिखते वक्त उनके साथ गलतियां होती हैं। तो आपने देखा होगा बच्चों को सब कुछ याद रहता है लेकिन उसके नंबर कम आते हैं। क्यों? क्योंकि वो लिख के आता है तो गड़बड़ कर देता है वो। तो ये चीज आजकल बहुत ज्यादा देखने में आ रही है। एक पिक्चर बनी थी तारे जमी पे, आपने देखी होगी, तो उसमें भी उस बच्चे को स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर थी। वो बच्चा लिखी हुई चीजों को पढ़ नहीं पा रहा था, डिसलेक्सिया बोलते हैं इसको ना, कि उस चीज को वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या लिखा हुआ। उसको सुनाएंगे तो सारी चीज सुन के समझ जाएगा, कंसेप्ट उसका है, उसकी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन वो लिखी हुई चीजों को नहीं पढ़ पा रहा। कुछ बच्चों को लिखने में याद है, उन्हें मालूम है कैसे मुझे लिखना है, लेकिन जब लिखते हैं तो उसको लिख नहीं पा रहे प्रॉपर। तो ये स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स कुछ और होते हैं जिनके लिए स्पेशल एजुकेटर होते हैं। मैं आपसे बता रहा था कि जैसे हम लोग भी एक टीम के साथ काम कर रहे हैं, उस टीम का नाम है संकल्प, और उनके 5-6 सेंटर्स हैं। वो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं जिसमें ऑटिज्म है, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है, एडीएचडी जिसको बोलते हैं, अटेंशन, कुछ बच्चे हैं बहुत ज्यादा घमासान मतलब घूमते रहते हैं, तो हम समझ नहीं पाते ये नॉर्मल इसकी शैतानी है या ये हाइपर एक्टिव है। इसके लिए हमारे को स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है, जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनकी हमारे को जरूरत होती है। डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन होते हैं, जैसे मैं जो कोर्स कर रहा हूँ आजकल डेवलपमेंट में, तो मैं उन डेवलपमेंट पीडियाट्रिशियन के अंडर में ही कर रहा हूँ। तो ये लोग जो होते हैं इन चीजों को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो चीज बता पाते हैं कि नहीं ये नैरो जो डिफरेंस है वो है इसमें, ये नॉर्मल है और ये एबनॉर्मल है। तो हमारे को उनसे डिस्कस करना चाहिए, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से मिलना चाहिए, हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं। तो जो मैं आपको बता रहा था कि एक हमारी टीम के साथ हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, संकल्प नाम है उसका, गोविंदपुरी में उनका एक सेंटर है जहाँ पे इसी प्रकार के बच्चों के लिए वो लोग थेरेपी सेशंस देते हैं। दैट एंड इन माय नॉलेज इट वाज द फर्स्ट सेंटर इन ग्वालियर which have occupational therapist, speech therapist, a special educator, or now to they have ABA specialist also, and one clinical psychologist is also there. तो इतने सारी स्पेशलिटी, मतलब जो एक बच्चे के लिए जरूरत है, जो इस तरह के ऑटिज्म, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए जो जरूरत है टीम, वो पूरी टीम उनके पास है। तो मेरे को लगता है कि उनसे हमें डिस्कस करना चाहिए, और संकल्प के नाम से हम संकल्प ऑक्यूपेशनल थेरेपी या स्पीच थेरेपी के नाम से हम सर्च कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली मुझे भी नहीं मालूम उनके नंबर वगैरह, लेकिन हाँ मुझे मालूम है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम मतलब मेरा एक फ्रेंड है जो गुड़गांव में है, उसी के 4 या 5 सेंटर हैं, उसने शिमला में और भी जगह खोले हुए हैं, साथ में
हम लोग यहाँ पे उसको मैं हेल्प करता हूँ, यहाँ पे लोकली मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ उसके लिए। जी। तो हमें वहाँ पे पहुँचना चाहिए। और यदि आपके बच्चों को कहीं पे भी आपको आजकल लग रहा है कि कुछ डेवलपमेंटल डेविएशन लग रहा है, तो बिल्कुल ना शर्माएं, ये बहुत कॉमन सी बात है। शर्मा के आप समय खराब कर रहे हैं, समय निकाल रहे हैं। आप अपने पीडियाट्रिशियन से बात कीजिए, उसको बताइए कि आपके क्या कंसर्न है। बिल्कुल मत घबराइए कि मेरे को क्या कहेंगे। हमें यदि किसी को दिखाना है तो उसमें भी हमारे को प्रोएक्टिव रहना चाहिए। जी। सर, आज हमने आपसे बहुत सारी बातें जानी, बहुत सारी बातें समझी। जाते जाते ग्वालियर वासियों को क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है मैंने भी थोड़ा ज्यादा बोला क्योंकि पीडियाट्रिशियंस हैं हम, तो हमारे लिए तो एक एक चीज हमारे दिल से लगी हुई है ना। तो जी। हमारे को तो यदि हमें लगता है कहीं पे हम ये मैसेज पहुंचा सकते हैं कि हमारे को हमारे बच्चों को और कितना अच्छा कैसे बना सकते हैं, कुछ चीजें हैं। अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। तो शायद मैं थोड़ा सा नहीं सर, मुझे लगता है जितनी जानकारी है लोगों तक पहुंचे अगर आपके थ्रू, तो मुझे लगता है वो समाज में स्प्रेड होने में बहुत जल्दी होती है और लोगों के भले के लिए एक काम करती है। सर, जाते जाते ग्वालियराइट से क्या कहना चाहेंगे? ग्वालियर वासियों को यही संदेश है कि सब खुश रहें, मस्त रहें, पॉल्यूशन थोड़ा सा कम करें। हमारे बच्चों के लिए हमारे को एक सेफ और ग्रीन अर्थ देके जानी है, जो हम टीवी में देखते भी हैं। तो इसको अपना है, कोशिश करें कि जैसे इंदौर को बहुत क्लीन सिटी मिली है, हमारे को भी मिले ये चीज। और बच्चों के लिए स्पेशली मैं बोलना चाहता हूँ कि बच्चों को टाइम दें। हम सब बिजी हैं हमारी लाइफ में, लेकिन हमें हमारे बच्चों को टाइम देना पड़ेगा उनके अच्छे भविष्य के लिए और अपनी मेंटल पीस के लिए भी। हमें उनको टाइम देना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए, उनके साथ खेलना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। अच्छी डाइट रखें, अच्छे उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें, ताकि वो हमारे नेशन बिल्डिंग में भी हमारे इम्प्रूवमेंट होगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आपका अमूल्य समय हमें देने के लिए। सो ग्वालियराइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक कहीं मत जाइए, सुनते रहिए कल्पना के साथ गूंज शाइन 0.8 FM, आपकी अपनी आवाज।